कि ए काफिरो ए जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, पंडितों कश्मीर छोड़ दो, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है। राजीव गांधी बहुत से कांडों में भी घिरे थे, बोफोर्स कांड एक बहुत बड़ा कांड था। उनके मन में कहीं नहीं था कि वो हस्तक्षेप करें, ये देश के हित की बात है। 85 से ज्यादा आतंकी जिहादी जेलों से छोड़ दिए गए। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, यासीन मलिक जिसका सरगना था, ये लोग सीमा पार कर पाकिस्तान गए, वहाँ से हथियार लेकर आए, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आए, वहाँ से साधन जुटा कर लाए और फिर यहाँ उन्होंने चुन चुनकर हमारे समाज के, हमारे समुदाय के लोगों को मारना शुरू किया। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में संदेह भी था कि वो भारत से, भारतीय व्यवस्था के प्रति निष्ठावान है, भारत से प्यार करता है, वो उनके निशाने पर था। लेकिन क्योंकि हिंदुओं के विषय में तो विवाद ही नहीं था कि उनकी आस्था, उनकी निष्ठा किस तरफ है, तो उन्हें तो सीधे ही निशाने पर ले लिया गया। बिल्कुल। कुछ मुसलमान को भी इस कारण जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनके विषय में ये संदेह था कि वो भारतीय व्यवस्था के हामी हैं और भारत के आंख नाक कान हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे। सर, यासीन मलिक जब ये चीज़ कर रहा था, उस वक्त राज्य सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार चला रही थे फारूक अब्दुल्ला। राज्य सरकार गठबंधन की थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसे आज की परिस्थिति, जैसे आज की है। एक आर्टिकल लिखा था इंडिया टुडे में मार्च 1990 में। इंद्रजीत भदवार वहाँ के सीनियर एडिटर होते थे। उन्होंने कश्मीर आकर के अपनी स्वयं की पड़ताल की और ये पाया कि जुलाई 1999 और दिसंबर 1999 के बीच 85 से ज़्यादा आतंकी जिहादी जेलों से छोड़ दिए गए। ये वो लोग थे जिनको सेना सीमा के आर पार आते जाते पकड़ती थी, हथियारों समेत या बिना हथियार के। और क्योंकि सेना तो मुकदमा चलाती नहीं है, तो सेना पुलिस को सौंप देती थी कि इन पर मुकदमा चलाया जाए। ठीक है। अवैधानिक तरीके से सीमा पार करना, हथियार शस्त्र अस्त्र रखना, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन पर मुकदमे चलें। लेकिन ऐसे 85 से ज्यादा प्रशिक्षण पाए, हथियारों से लैस ये जिहादी जो पाकिस्तान आते जाते थे, उन्हें छोड़ दिया गया। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का एक समझौता हुआ था। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के समझौते के चलते 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उन चुनावों में कुछ सीटों पर बहुत धांधली हुई थी। अच्छा। और इस गठबंधन को सत्ता में बिठाया गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने। एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि चीन जाते वक्त फारूक अब्दुल्ला से एक सज्जन ने कहा, शायद वो पत्रकार थे, कि कश्मीर के हालात खराब हैं, वहाँ स्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं, हाथ से निकली जा रही हैं। तो राजीव गांधी ने कहा कि फारूक अब मेरे दोस्त हैं, मैं इस विषय में कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तो वो दोस्ती निभा रहे थे। वो अपने गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन और समझौते के चलते देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे थे। सरकारों को सूचना मिल रही थी, क्योंकि हमारा गुप्तचर तंत्र था। अन्य तरीकों से भी फीडबैक आता था, पॉलिटिकल फीडबैक आता था, सोशल फीडबैक आता था। लेकिन उनके मन में कहीं नहीं था कि वो हस्तक्षेप करें। ये देश के हित की बात है, ये किसी राजनीतिक दल के स्वार्थ की
या किसी राजनीतिज्ञ के निजी स्वार्थ का प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं किया गया। 2 दिसंबर 1999 को, उस वक्त राजीव गांधी बहुत से कांडों में भी घिरे थे। बोफोर्स कांड एक बहुत बड़ा कांड था। उसके बाद उनकी पार्टी से वीपी सिंह भी टूटे, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी टूटे, बहुत से लोग टूट करके उन्होंने जन मोर्चा बनाया और फिर जनता दल बना और एक चुनाव लड़ा गया। 2 दिसंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सरकार बनी दिल्ली में और राजीव गांधी वो चुनाव हारे। ठीक है। और उस सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने, जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, और चुनाव लड़े थे वो मुजफ्फरनगर से। तो कश्मीर के नेता, कश्मीरी मुसलमान देश भर में कई जगहों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 370 के चलते वहां फटकने नहीं देते हैं। न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो ये तो परिपाटी रही है। तो उस समय हमारे गृह दशा कुछ ऐसी बिगड़ी कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, ठीक है, केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। इन दोनों सरकारों के देखते देखते कश्मीर का हिंदू समुदाय जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया। कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा दिया गया और ये अभूतपूर्व मारकाट, अपहरण, बलात्कार, नरसंहार के बीच हुआ। जब कहीं कहीं फोन भी किए गए तो फोन नहीं उठाए गए, पुलिस मांगी गई तो पुलिस नहीं भेजी गई, सेना बादामी बाग छावनी में बैठी रह गई, किसी ने कोई सुध नहीं ली। निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। हम लोग बिखरे हुए थे, छितरे हुए थे पूरे कश्मीर में। ऐसा नहीं था कि हम किसी एक समूह में कहीं रहते हों, अपना बचाव कर सकें। 40-50 घरों के मोहल्ले में 1 या 2 घर, किसी गांव में 4 घर, किसी गांव में 8 घर। हम पूरी घाटी में, हर कस्बे में, हर गांव में थे, या तो रहते थे या आते जाते थे, चाहे वो एक अध्यापक टीचर की हैसियत से हो, डाकिये की हैसियत से हो, डॉक्टर की हैसियत से हो, सरकारी कर्मचारी की हैसियत से हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो। हमारा पूरी घाटी पर, उसके चप्पे चप्पे पर आना जाना था, नजर थी, छाप थी। और जिहाद को यही खटकता था, क्योंकि हमारी निष्ठा पर संदेह नहीं हो सकता था। हम कश्मीर में भारत थे, तो कश्मीर भारत से निकले, इससे पहले भारत को कश्मीर से निकालने की आवश्यकता थी। तो यही किया गया, हमें इसी का दंड भोगना पड़ा। मस्जिदों से क्या ऐलान हो रहे थे सर? तो 19 जनवरी आने से पहले लगभग 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश की मस्जिदों में, अब ये जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है और रात को तो ठंड बढ़ भी जाती है। उन दिनों मस्जिदों से आधी रात को नारे लगते थे कि ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। रूस ने अफगानिस्तान छोड़ा था उन दिनों, उसको रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा था, ठीक है, और वो जिहाद के चलते हुआ था। तो जिहादी उससे प्रेरणा ले रहे थे कि रूस को अफगानिस्तान से भगाया है, अब भारत को कश्मीर से भगाए, कि पंडितों कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। कश्मीरी में ये नारा लगता था, हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। पाकिस्तान बटव रुस्त बटनेवसान।
ये कश्मीरी भाषा में। ये कश्मीरी भाषा, इसमें तुकबंदी बनती है। तो यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगते अच्छा, थे। कौम का रिश्ता। तो और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। धरपकड़, रोक टोक, पुलिस, पहरा, कुछ नहीं था। मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो, लाइसेंस दे दिया गया हो कि जो मर्जी कीजिए। नोटिसेस लग गए, हिट लिस्ट जारी हो गई, मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे, लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते तय थे कि किए जाते भाई थे। हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो होंगे कोई छिटपुट एक दो वाकये, आमतौर पर ऐसा नहीं था। बल्कि इसके उलट हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए। हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ। हमारे मंदिर तोड़ने वाले, उन्हें लूटने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे नारे लगाने वाले, इस तरह आतंक का एक पूरा वातावरण निर्माण करने वाले कोई इथोपिया से, सूडान से, यमन से, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये सब वहाँ के स्थानीय थे। यासीन मलिक वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। फारूक अहमद डार, जिसको हम बिट्टा कराटे कहते हैं, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसको वो बाबाए कौम कहते हैं, जो हुर्रियत का सरगना था, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। तो ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब के इशारे पर, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मारा गया, श्रीनगर दूरदर्शन का निदेशक लसकौल मारा गया, HMT का जनरल मैनेजर मिस्टर खेरा मारे गए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नीलकंठ गंजू मारे गए। मैंने आपको पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताया। हमारे एक बहुत मशहूर कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। और इन सब नामचीन व्यक्तियों को मारकर ये जतलाया गया कि अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप तुम किस खेत सुरक्षित की नहीं मूली हो। हैं। इतने लोगों को मारा जा रहा था सर। गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद, राजीव गांधी थे, किसी ने सुध नहीं ली कश्मीरी पंडितों की, किसी ने नहीं चेता। जी नहीं। देखिए, ये दो सरकारों के बीच हुआ। मैंने कहा पंडित टीकालाल टपलू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमारे हाईकोर्ट के जज श्रीमान नीलकंठ गंजू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो एक और नामचीन वकील थे अनंतनाग में, वो मारे गए। श्रीमान भट्ट, इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी डॉक्टर रुबिया सईद, उनके अपहरण का नाटक हुआ दिखाने के लिए, और उसको छुड़ाने के एवज में 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए गए। तो ये सब घटनाएं चल रही थीं। एक सरकार गई, उसके होते हुए भी एक नई सरकार आई, उसके होते हुए भी इन घटनाओं को गति मिलती गई। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था में कौन बैठा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबकी मिली भगत है। अन्य मुद्दों पर कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, आरोप प्रत्यारोप में, बहस में। लेकिन इस मुद्दे पर मानो कोई विवाद ही नहीं था, मानो ये कोई घटना ही नहीं थी।
किसी को फर्क नहीं पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी संख्या में इतने छोटे से समय के अंदर लाखों लोग सदियों से रहते आ रहे अपने क्षेत्र को, अपने घरों को, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपनी जान को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने भविष्य को वहां शून्य में देखते हैं। इसलिए उनको उनका वहां से निकल जाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इस परिस्थिति को बनने दिया गया, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। यहां तक कि एक स्वतंत्र मीडिया वाला यह देश, लोकतांत्रिक देश, 800 सांसदों की संसद वाला यह देश, इतने बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हुए बड़ी न्याय प्रक्रिया, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अफसरशाह, नौकरशाह, लेखक, कवि, जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, आधी रात को हमारे न्यायालय खुलवाते हैं, इस बात पर मानो चिकने घड़े पर बूंद थी। तो ये स्थिति हुई। आज भी इसे डर लगता है कश्मीर पे जाने के लिए? देखिए, मैं अपने समुदाय में ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे परिचय में 90% से अधिक लोग न उसके बाद लौट के कश्मीर गए और न जाना चाहते हैं। अच्छी खासी हैसियत वाले, खाते पीते पढ़े लिखे लोग। हमारे समुदाय में एक महिला डॉक्टर हैं, अपोलो में गायनोकोलॉजी की हेड हैं, डॉक्टर शक्ति भान। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से निकलते वक्त अपने घर को मुड़ करके एक आखिरी बार देखा, आंख भर के। उसके बाद आज तक वहां न गई हूं, न जाना चाहती हूं। और यही मनस्थिति अधिकांश की है। आप नहीं चाहते सर आपका घर वापस आपको मिले? देखिए, कौन नहीं चाहता अपना घर, अपनी पुरखों का घर, अपने पुरखों के तीर्थ, अपने मंदिर, अपना जन्म स्थान, अपनी पहचान का आधार कौन नहीं चाहता। और न सिर्फ मजबूर कर दिया गया, बल्कि व्यवस्था की ऐसी उपेक्षा हुई कि उस विषय में आज तक कुछ नहीं किया गया। जितने लोग मारे गए, एक नया पैसा उसका मुआवजा किसी को नहीं मिला।